अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें जो दे रखा है वो है क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है, कंडीशन ये दे रखी है उसने, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और अगर 1 पर कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें लैम्डा की वैल्यू कंफर्म करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। और हमें ये भी मालूम है जब एक्स इक्वल टू 0 को कंसीडर करते हैं तो हमें एक्स इक्वल टू 0 पर दो फंक्शन उसने दे रखे हैं, एक तो ये वाला दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें LHL RHL दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होगी LHL RHL की इक्वल। तो LHL में हम करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, RHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, और यहाँ पर F0। और F0 के लिए हम जो फंक्शन लेंगे वो लेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 इसके साथ में इक्वल का साइन के साथ में दे रखा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, LHL में हमें जो फंक्शन लेना हो ये वाला लेना है। तो ये जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में हमें x की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए हमें ये फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 0। अब यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा का 0 में इंटू करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 0 मिल जाएगा, तो इसका इसमें इंटू करेंगे 0, और ये जो सॉल्व होगा इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0। और ये कंडीशन कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इट इम्प्लाइज फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी x, हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो उस कंडीशन में x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम एट x इक्वल टू 1 की। अब x इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर हमें मालूम है हमें एक ही फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 1 है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर के लिए हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है fx प्लस 1। तो यहाँ पर fx जो हम कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा 4x प्लस 1, और f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, यानी f1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन हमारा यही रहेगा 4x प्लस 1, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी हमें 5 मिल जाएगी। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है और लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 5 है। हियर f1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, और दोनों की वैल्यू 5 दे रखी है। सो फॉर एवरी लैम्डा, यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा को कंसीडर किया ही नहीं जा रहा है इस वाले फंक्शन के लिए। तो फॉर एवरी लैम्डा f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो हमने देखा यहाँ पर लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो दे रखा है उसमें एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पूछ रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो इंटीग्रल पॉइंट्स आप लोग जानते हैं, जैसे x की वैल्यू हम जो भी
लेते हैं वो सब के सब इंटीजर्स होंगे, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ज़ीरो हो, कुछ भी हो, लेकिन सबके सब इंटीजर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी आप लोगों को इसमें एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग उसका ध्यान रखना। इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x कोई इंटीजर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, f(x) की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वही मिलेगी हमें। अगर यहाँ पर इंटीजर दे रखा है तो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन होता क्या है, अगर f(x) माइनस h फाइंड करते हैं, यानी x में से कुछ माइनस सा पार्ट हम माइनस कर लेते हैं, तो हमें इसकी जो वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है x माइनस 1। अगर f(x प्लस h फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x। इन दो प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 11th के लिए, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे। लेट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू i, यानी हमने क्या किया, एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया c जो i को बिलोंग कर रहा है। अगर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं fc, तो ये जगह c माइनस सी और इसकी वैल्यू c माइनस सी यानी 0 मिल जाती है। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम LHL फाइंड करते हैं तो LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव f(x) और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, और ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको हमने इस तरह से लिख रखा है। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h माइनस, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी c माइनस 1। अभी भी मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h माइनस c प्लस 1, इसमें c कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 1। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 प्लस 1 और इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी LHL की वैल्यू हमारे पास जो आई वो आ गई 1। अब बात कर लेते हैं हम RHL की। तो RHL में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, और हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इस बार भी यही रहेगा। ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव के लिए ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा c प्लस h माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस h। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो c प्लस h रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी वो c हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा h और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि LHL की वैल्यू 1 है और RHL की वैल्यू 0 आ रही है। जब दोनों वैल्यूज़ कोइंसाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू c f इज डिसकंटिन्यूस।
कहने का मतलब है हम कोई सा भी इंटीग्रल पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। हमें कंफर्म करना है कि एक्स इक्वल टू पाई पर जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एफ पाई निकालते हैं, यानी उस गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और हमें मालूम है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद इस एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन की हम फाइंड करेंगे लिमिटिंग वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और फंक्शन हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब होता क्या है कि जब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट हम पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पाई प्लस एच, पाई माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, और इससे हमें मिलने वाला है पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने देखा सिंस एफ पाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5, इट इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल्स टू पाई एफ इज कंटिन्यूस। कहने का मतलब हुआ कि एक्स इक्वल्स टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, इस वजह से जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास 3 फंक्शंस दे रखे हैं उसने। पहला फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा वाला हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 3 फंक्शंस की हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट की। एफ एक्स उसने दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि इसको कंटिन्यूस प्रूफ करें, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करें, और हमें मालूम है 2 कंटिन्यूस फंक्शंस का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इन दोनों फंक्शंस को एक कंबाइंड फंक्शन बना लें, यानी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो फिर उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, यानी इसमें हमें एक ही बार कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, दूसरा वाला मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। तो हमने क्या किया, इसमें √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, तो ये जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद √2 इंटू साइन एक्स इंटू, हमें मालूम है ये कॉस π/4 की वैल्यू होती है, कॉस एक्स इंटू ये साइन π/4 की वैल्यू होती है। तो ये जगह √2, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस π/4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म बन रही है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है साइन एक्स प्लस π/4 का। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब उसने कहीं पर भी इसने ये नहीं दे रखा कि हमें किस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो हम करते क्या हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू आर। हमने कोई सा भी एक रियल नंबर अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या करना है, हमें सबसे पहले एफ सी फाइंड करना है। एफ सी फाइंड करेंगे तो ये जाएगा √2 इंटू साइन सी प्लस π/4। तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू। अब इसी पॉइंट पर हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, और फंक्शन है हमारे पास √2 साइन एक्स प्लस π/4। √2 को बाहर ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स प्लस π/4, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स को सी से रिप्लेस करके आएगी, तो हमें मिलेगा √2 साइन
c प्लस पाई बाई 4। तो हमने देखा कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की उस गिवन पॉइंट पर जो वैल्यू है दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 तो साइन c प्लस पाई बाई 4 इट इम्प्लाइज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी x की हर रियल वैल्यू के लिए f इज कंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें दे रखा है sin x माइनस cos x। तो सेम कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी अंडर रूट 2 साइन c माइनस पाई बाई 4। इधर ये भी x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, सारा कुछ c के प्लस के पे माइनस आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं आराम से। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। अब थर्ड वाले पार्ट में होता क्या है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको भी हम एक सिंगल नंबर में सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें दो टर्म्स दे रखी हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंगल टर्म में ही मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि दो टर्म्स दे रखे हों, लेकिन दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है, तो ये भी हालांकि एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये थर्ड वाला पार्ट है हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो तरीका क्या रहेगा, 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो और हमारे पास ये जो इतना वाला पार्ट बचता है वो बचता है 1/2 इंटू साइन 2x। तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 इंटू साइन 2x। अब इसके बाद में फिर वही प्रोसेस है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, लेट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 1/2 साइन 2c आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू भी 1/2 साइन 2c आ जाएगी, और इस तरह से हमें फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों एक जैसी मिल जाती है, यानी दोनों वैल्यूज कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो मैं समझता हूँ इस पार्ट को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें हमारे पास जो फंक्शंस दे रखे हैं वो बहुत सारे हैं। यहाँ पर कोसाइन है, इसको कोस बोलते हैं, कोसेकेंट है, इसको कोसेक बोलते हैं, इसको सेकेंट है, इसको सेक बोलते हैं, और ये है हमारा कोटेंजेंट, इसको हम कॉट कहते हैं। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ रखी है। तो ये कह रहा है कि इसकी ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं बहुत सारे, इनकी कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को कुछ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ सीखनी पड़ेंगी। और प्रॉपर्टीज़ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous functions, यानी एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसके अलावा एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसके अलावा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये सब के सब कंटिन्यूस होंगे। ये तीनों जो टर्म्स हैं ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, यानी कंटिन्यूस फंक्शंस का जो समय वो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस कंटिन्यूस होगा, और जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवाइड में होता क्या है, या तो एफ एक्स अपन जी एक्स हो तो ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस हमारे पास जी एक्स अपॉन एफ एक्स है तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमें मालूम है जो कोसाइन है ये तो चलो न्यूमरेटर में आता है, लेकिन जो कोसेकेंट है तो ये होता है हमारा 1/sin x, यानी कोसेक की जो वैल्यू होती है 1/sin x होती है, यानी sin x हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें sin x को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड में क्या होता है,
कॉस होता है, तो 1/cos होने की वजह से तो कॉस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं हमें कॉट की। तो कॉट जो होता है वो होता है cos अपन साइन। तो cos अपन साइन का मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं है, तो डिवाइड वाली फॉर्म में भी हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो sin x होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा और sin x की वैल्यू 0 के इक्वल हमें नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको याद दिला देता हूँ कि जो कोसेकेंट है, जिसे हम कोसेक कहते हैं, कोसेक x कह सकते हैं, इसकी वैल्यू sin x होती है। इधर सेक जो होता है सेक x = 1/cosec x होता है, और इधर cot x जो होता है वो होता है cos x अपन sin x। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो cosec x है वो सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब sin x की वैल्यू sin x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। यानी हम इन दोनों फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इन दोनों फंक्शन के लिए sin x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि x की वैल्यू n π नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी। sec x की वैल्यू, सॉरी ये 1/cos है, तो sec x = 1/cos x है। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तभी sec डिफाइंड होगा जब cos x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लेंगे। आगे प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोग प्लीज़ नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट के बारे में। सबसे पहले हम sin x और cos x को कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन, लेट f(x) = sin x। हमारे पास f(x) = sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, जो sin x दे रखा है अगर इसे हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी px/qx है, तो ये हमें मिलता है sin x/1। ठीक है ना। तो 1 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 0 के इक्वल नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है x की। हर रियल वैल्यू के लिए sin x क्या होगा, वो वेल डिफाइंड होगा। हमने ऐसा क्यों बताया, ऐसा इसमें से बताया कि इसकी ज़रूरत आगे वाले पार्ट्स में पढ़ने वाली है। कैसे, sin x/cos x आता तो हमें cos x को 0 के इक्वल नहीं लेना होगा। तो हम यहीं से डिफाइन करके चल रहे कि यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में सिर्फ न्यूमरेटर दे रखा हो, अपन में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की हर रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो करते क्या है, लेट x = c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू कोई c रियल नंबर ले ली। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा fc, और fc की वैल्यू हो जाएगा sin c। ठीक है ना। तो fc की वैल्यू sin c हो गई। इसके बाद में हम करते क्या हैं, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। पिछले 2-3 क्वेश्चंस में हमने जो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया वो डायरेक्ट मेथड से की है। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब डिटेल क्या होगी ज़रा ये देख लीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू c, sin x के लिए हमें फाइंड करनी है, ये sin x है। अब क्या करते हैं, हम x = c जो ले रहे हैं, तो c पॉइंट पर या तो हम LHL ले सकते हैं या RHL ले सकते हैं या दोनों ही ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, LHL ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर जो x रिप्लेस हो जाएगा वो हो जाएगा c - h से। तो उससे पहले हम एक टर्म और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव। यानी हम क्या कर रहे हैं, c से लेफ्ट वाले जो पोर्शन यानी c की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव। फंक्शन है हमारे पास sin x। ठीक है। अगली टर्म क्या होगी,
लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो x जो होगा वो c माइनस h से रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा c माइनस h, ये टर्म आ जाएगी इसमें। अब हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन लिमिट h टेंस टू 0 और ये जगह साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c साइन h, ये टर्म हमें मिल जाती है। अब इसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा साइन 0 साइन c इंटू कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू साइन 0। तो साइन c इंटू इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉस c इंटू इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म हो जाएगी ख़त्म। तो हमारे पास बचा क्या, साइन c। तो हमने एक बात नोटिस की कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू c पर fc की वैल्यू साइन c थी और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी हमें साइन c मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल्स टू c पर हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। सिंस fc इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx इक्वल्स टू साइन c, इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू c फॉर एवरी c बिलोंग्स टू रियल नंबर f इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। सेम कंडीशन किसके लिए है, सेम कंडीशन हमारी cos x के लिए। जैसे अगर इसी फंक्शन को fx इक्वल्स टू cos x ले लेते हैं तो एट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर ये साइन x की पे हम cos x ले लेंगे, x इक्वल्स टू c ले लेंगे, c बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर fc की वैल्यू cos c मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो गई, लिमिटिंग वैल्यू इसी तरह से फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos c माइनस s, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमें फिर दोबारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, cos c मिल जाएगा। तो हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो इस वजह से जो cos c है वो भी क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास दो फंक्शंस कंटिन्यूस हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, बाकी बचे हुए पार्ट्स की। हमारे पास जो अगला वाला पार्ट है कोसाइन हो गया, बात करते हैं हम कोसेक की। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है कोसेक एक्स, और कोसेक हमें मालूम है 1 अपॉन साइन एक्स है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे, हियर एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी जो कोसेक एक्स है वो तभी डिफाइंड होगा जब 1 अपॉन साइन एक्स है ना, उसमें साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। जब एक्स की वैल्यू, जब साइन एक्स वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की जो वैल्यू होगी वो n पाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखते हैं साइन एक्स है वो x इक्वल टू n पाई को छोड़कर बाकी सब के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। इस वजह से जो कोसेक एक्स है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन शर्त क्या है, एक्स की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ इस वैल्यू को छोड़कर। सेम कंडीशन किसके लिए होती है, अगर एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लेते हैं, सेक एक्स लेते हैं, यहाँ 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेक एक्स है वो तभी वेल डिफाइंड होगा जब कॉस एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी जो कॉस एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू ये आती है तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो साइन जो सेक एक्स है वो 1/cos x होने की वजह से सिर्फ इस वैल्यू को छोड़कर, यानी x की वैल्यू 2n+1 π/2 या फिर π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट। कोटेंजेंट पे क्या होता है, cot x अगर हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos x/sin x। लेकिन शर्त यही है कि जो cot x है ये तभी वेल डिफाइंड होगा जब sin x वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और sin x वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू n π के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू n π को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर जो cot x है फंक्शन ये कंटिन्यूस हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आराम से अब समझ में आ जाएगा। इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें फंक्शन उसने दे रखा है f(x) इस तरह से, कंडीशंस उसने ये दे रखी हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस फंक्शन के लिए जितनी भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं, यानी कि उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तरीका क्या रहेगा कि 0 पर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर हम LHL RHL का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट ऐसा लेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर होगी, एक पॉइंट ऐसा लेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो यानी हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे, यानी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तरीका क्या है, व्हेन, ये केस फर्स्ट है, व्हेन x लेसन 0। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू ले ली जो 0 से स्मॉलर है। लेट x = c लेसन 0, तो x की वैल्यू c लिए जो 0 से स्मॉलर है। अब कितनी स्मॉलर है हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर fc की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी sin c/c। देखिए ज़रा, क्या हमने x की वैल्यू c ली है, तो यहाँ पर जो फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा sin x/x, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है। तो यहाँ पर fc की वैल्यू sin c/c हो जाएगी। अब इसकी इसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो जाएगा sin x/x, तो ये जाएगा sin c/c। तो हमने देखा कि fc की वैल्यू और फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो sin c/c है, जो कोइंसाइड कर रही है। इट इम्प्लाइज व्हेन x लेसन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले वाले पार्ट की, केस सेकंड, व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 है। तो हमने बताया था x की वैल्यू 0 पर दो उसने फंक्शन से रखे हैं, ये LHL के लिए काम करेगा और ये करेगा RHL के लिए। तो सबसे पहले x = 0 पर हम जो फंक्शन है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो x = 0 यानी x के साथ में इक्वल का साइन आ रहा है 0 के साथ, तो हम ये वाला फंक्शन डिसाइड करेंगे x+1। तो यहाँ पर f0 की जो वैल्यू होगी 0+1, यानी इसकी वैल्यू आ जाती है 1। इसके बाद LHL फाइंड करेंगे। LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे का मतलब हमें फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sin x/x। यहाँ पर आकर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, हम डायरेक्ट इस तरह से 0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हम अब इस्तेमाल करेंगे सैंडविच थ्योरम का यूज़, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 - h/0 - h, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin -h/-h। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 -sin h/-h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h जो होता है सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने देखा कि LHL की वैल्यू 1 मिल गई हमें। सेम कंडीशन किसके लिए, RHL के लिए। RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
साइन एक्स अपॉन एक्स। तो कंडीशन हमारी जो बनेगी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये जगह साइन एच अपॉन एच और इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है। तो हमने एक बात नोटिस की, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा इस x=0 पर भी ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब लास्ट केस बचता है इसका, वो बचता है जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। कि हमने 2 पॉइंट पर फाइंड कर लिया, एक तो 0 से स्मॉलर के लिए, एक 0 पर। अब फाइंड करेंगे हम 0 से ग्रेटर के लिए। तो 0 से ग्रेटर हमें जो फंक्शन मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ से, यानी फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो x+1 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x+1। फंक्शन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0+1 यानी 1 हो जाएगी। लेट x=c। लेकिन यहाँ पर हम एक गड़बड़ कर रहे हैं कि x की वैल्यू तो हमें 0 से ग्रेटर लेनी है, इस वजह से हम f0 फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट x=0 ग्रेटर देन लेट x=c ग्रेटर देन 0, यानी c की वैल्यू हमने ऐसे लिए जो 0 से ग्रेटर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, ये हो सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, fc फाइंड करेंगे। तो fc की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी c+1। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c x+1 के लिए। इस बार भी हमें c+1 मिल जाता है और ये जो वैल्यू दे रखी है वो fc की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ एट x=c ग्रेटर देन 0 f इज़ कंटिन्यूस। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने 3 बातों में गौर किया इसमें। पहला क्या, जब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर थी तब फंक्शन कंटिन्यूस था, जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन कंटिन्यूस है। और हमने अभी अभी प्रूव किया ताज़ा कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 24 है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा जो थोड़ा सा अलग है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाई f(x)² इंटू साइन 1/x जो क्वेश्चन नंबर 24 है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमें कंफर्म करना है ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 नहीं है उस कंडीशन में फंक्शन ये सेलेक्ट करना है, जब x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, जब फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं है उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा x² इंटू साइन 1/x, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर दे रखा है इसने। अब हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें मिलेगी c² इंटू साइन 1/c। अब उसके बाद में लिमिट फाइंड कर लेते हैं इसकी, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू c, तो ये हो जाएगा f(x), लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन है हमारे पास x² इंटू साइन 1/x। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c, x² इंटू यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c साइन 1/x। तो ये हो जाएगा c² इंटू साइन 1/c। तो हमने देखा यहाँ पर
लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, ये एफ सी की वैल्यू भी है। इट इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू 0 एफ इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस होगा जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट के बारे में। दूसरा वाला पार्ट क्या है? व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, यानी जब एक्स की वैल्यू 0 उस कंडीशन में हमें इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो हमें फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 0। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन में क्या दे रखा है? 0। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? अब इसके बाद हमें फाइंड करना है इसकी LHL और RHL। जब हम LHL लेते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और हमारे पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा x² इंटू साइन 1/x। ये पूरी बात क्लियर होगी। हमें मालूम है कि जो साइन 1/x है इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन 1/x लेस देन इक्वल्स टू 1 ये आ रहा है। हमने क्या किया? दोनों साइड को इसमें x² से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये जगह -x² लेस देन इक्वल्स टू x² साइन 1/x लेस देन इक्वल्स टू x²। इसके बाद हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई कर ली, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव -x² लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x² साइन 1/x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x²। जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 0 हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x² साइन 1/x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा कि ये जो टर्म हमारे पास दे रखी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके हिसाब से 0 है, और यहाँ देखते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये जो टर्म है हमें जो रिजल्ट देगी वो 0 के इक्वल देगी। एक बार इसको और देख लेते हैं। ये जो टर्म दे रखी है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल है, ये जो टर्म है 0 से लेस देन या 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इस बात को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। x² इंटू साइन 1/x लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब यहाँ पर सेम कंडीशन किसके लिए? RHL के लिए। यहाँ पर RHL अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव आ रहा है, x² इंटू साइन 1/x, इसकी वैल्यू भी हमें इसी तरह से क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो हमने देखा कि LHL की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, RHL की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यूज कोइंसाइड कर रही हैं, और कोइंसाइड करने की वजह से इसका मतलब ये होगा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने देखा जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, जब x की वैल्यू 0 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, यानी कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू, ये फंक्शन की कंडीशन उसने दे रखी है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उस कंडीशन में हमें sin x माइनस cos x फंक्शन की वैल्यू लेनी है, जब x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में हमें फंक्शन की वैल्यू -1 लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, जब फंक्शन x इक्वल्स टू नॉट 0 के लिए हम कंसीडर करते हैं तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी sin x माइनस cos x। लेट
एक्स इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या किया, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी माइनस कॉस सी। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये भी वैल्यू हमें साइन सी माइनस कॉस सी मिल जाती है, जो कि किसकी इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। इट इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू जीरो एफ इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में फंक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा, -1, यानी एफ एक्स की वैल्यू -1 है तो एफ जीरो की वैल्यू भी हमें -1 मिल जाती है। दे भी रखा उसने एक्स इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम एल एच एल की। एल एच एल की बात क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जीरो पर उसने दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। अब एल एच एल आर एच एल के लिए हम दोनों बार ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे तो हम एग्जैक्ट जीरो पर ही इस्तेमाल करेंगे। ये एल एच एल के लिए इस्तेमाल होगा और यही आर एच एल के लिए इस्तेमाल होगा। एल एच एल का मतलब क्या है, जीरो से स्मॉलर नंबर्स, तो यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब आर एच एल में क्या लेते हैं, जीरो से ग्रेटर नंबर, तब भी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो फंक्शन दोनों बार हमें यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेंगे। एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो -1, ये -1 मिल जाता है हमें। बात कर लेते हैं हम आर एच एल की। आर एच एल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन हमें यही लेना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, -1 हो जाएगी, और ये 0 -1 यानी -1। तो हमने देखा एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की जो वैल्यू है तीनों की तीनों कॉन्साइड कर रही हैं, और तीनों कॉन्साइड करने की वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। तो पूरे क्वेश्चन में हमने एक बात नोटिस की कि जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में भी फंक्शन कंटिन्यूस है, जब x की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यानी x की वैल्यू कोई भी हो, यानी x की हर रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।